पिछले चैप्टर में आपने सुना दोस्तों, द इमॉर्टल सीक्रेट के पिछले चैप्टर में आपने सुना कि दिल्ली की रहने वाली आर्कियोलॉजिस्ट अवनी जयपुर के रहस्यमयी रूहानी किले में रिसर्च करने पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात रुद्र से होती है, जो पिछले 376 सालों से एक खौफनाक अभिशाप के कारण अमर है। अवनी उसकी अमरता का सच देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उस गुप्त तहखाने का भारी पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर से किसी महिला के चलने और घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। अब आगे कमरे के भीतर छाया सन्नाटा इतना गहरा था कि अवनी को अपनी सांसों की आवाज भी किसी तूफान की तरह महसूस हो रही थी। पत्थर के उस भारी दरवाजे के नीचे की झिरी से आ रहा गाढ़ा काला धुआं अब फर्श पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। वह धुआं आम धुएं जैसा नहीं था, उसमें से जलते हुए मांस और पुरानी लाशों जैसी एक खौफनाक बदबू आ रही थी। अवनी ने डर के मारे अपनी नाक को अपने कुर्ते के पल्लू से ढंक लिया। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। छम छम छम। दरवाजे के ठीक पार खड़े उस अदृश्य वजूद के पैरों में बंधे घुंघरू एक बार फिर खनक उठे। इस बार आवाज इतनी तेज थी मानो वो घुंघरू सीधे अवनी के कान के पास बज रहे हों। हर खनक के साथ अवनी के दिमाग में एक अजीब सा दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग के भीतर घुसकर उसकी सोचने समझने की शक्ति को सुन्न कर रहा हो। रुद्र, मुझे डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? वो दरवाजा क्यों हिल रहा है? अवनी ने बेहद दबी और कांपती हुई आवाज में रुद्र के कोट को पीछे से कसकर पकड़ते हुए कहा। रुद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके चौड़े कंधे इस वक्त बिल्कुल तन चुके थे। उसकी दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसकी आंखें, जो अब तक बेहद शांत और उदास दिख रही थीं, अचानक किसी खूंखार शिकारी की तरह चमकने लगी थीं। मैंने कहा ना अवनी, चुप रहो, अपनी आंखें बंद कर लो और जो कुछ भी सुनाई दे उस पर भरोसा मत करना। रुद्र की आवाज में अब वो मखमली एहसास नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी कड़वाहट और भारीपन था। अचानक पत्थर के उस विशाल दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ। धाड़। ऐसा लगा जैसे बाहर से किसी ने बहुत भारी हथौड़ा उस पर मारा हो। पूरा गुप्त कमरा थरथरा उठा। छत से सदियों पुरानी मिट्टी और कंकड़ अवनी के सिर पर गिरे। अवनी चीख पड़ी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन उस प्रहार के ठीक बाद एक ऐसी आवाज आई जिसने अवनी की रूह को कंपा दिया। वह किसी औरत के हंसने की आवाज थी। वह हंसी कोई आम हंसी नहीं थी। उसमें एक भयानक पागलपन, नफरत और जीत की खुशी थी। वो आवाज हवा में तैरती हुई सीधे उस बंद कमरे के भीतर गूंजने लगी। रुद्र, मेरे राजकुमार, तुम इतनी सदियों बाद भी मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये पत्थर के टुकड़े मुझे तुमसे दूर रख सकते हैं? वो आवाज किसी पिघले हुए शीशे की तरह तीखी थी। अवनी ने कांपते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से आ रहा वो काला धुआं अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था और एक धुंधली सी इंसानी आकृति का रूप ले रहा था। हवा का तापमान इतना गिर चुका था कि कमरे के कोनों में जमी नमी अब बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदलने लगी थी। रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपने कोट के भीतर से वही चांदी की मूठ वाला पुराना चाकू निकाला जिससे उसने अपनी हथेली काटी थी। लेकिन इस बार जैसे ही उसने चाकू को अपने हाथ में लिया, उस चाकू के ब्लेड पर एक अजीब सी नीली रोशनी चमकने लगी। माया, अपनी हद में रहो। रुद्र की आवाज पूरे तहखाने में शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम इस कमरे के भीतर कदम नहीं रख सकती। राजा मानसिंह के तांत्रिकों ने इस चौखट को जिन मंत्रों से बांधा था, उन्हें तोड़ने की ताकत तुम्हारी इस सड़ी हुई रूह में नहीं है। वह धुएं वाली आकृति जिसे रुद्र ने माया कहा था थोड़ी सी पीछे हटी। उस धुएं के भीतर दो सुर्ख लाल आंखें चमक रही थीं जो सीधे रुद्र को घूर रही थीं। शायद तुम भूल रहे हो रुद्र, माया की आवाज में एक डरावनी खनक थी। मैं इस चौखट को पार नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे पास जो वो मासूम सी मेहमान आई है, क्या वो इन मंत्रों के घेरे में सुरक्षित है? उसे बाहर आने दो, मैं उसकी आत्मा को चखना चाहती हूं। यह सुनते ही अवनी के पैर पूरी तरह से जवाब दे गए। वो फर्श पर बैठ गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो सोच रही थी कि सुबह तक वह दिल्ली के एक शांत कैफे में बैठकर अपनी थीसिस लिख रही थी और आज रात
वो एक ऐसे किले में कैद है जहां एक 376 साल पुराना अमर लड़का एक चुड़ैल या बुरी आत्मा से बात कर रहा है। क्या ये कोई सपना था? उसने अपने गाल पर जोर से चिकौटी काटी। दर्द असली था, ये कोई सपना नहीं था। तभी माया की वो धुएं वाली आकृति अचानक बहुत तेजी से घूमी और सीधे उस पत्थर के दरवाजे के आर पार निकल गई, जैसे वो वहां थी ही नहीं। उसके जाते ही घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे दूर होने लगी, छम छम छम, और फिर पूरे किले में एक गहरा खौफनाक सन्नाटा छा गया। कमरे की दीवारों पर चमक रही लाल आकृतियां भी धीरे धीरे धुंधली होकर सामान्य हो गईं। हवा में फैली वो लाशों जैसी बदबू गायब हो गई और तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। रुद्र ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने चाकू को वापस अपने कोट के भीतर छुपा लिया। उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन उसके चेहरे का तनाव अभी भी साफ दिख रहा था। वो धीरे से घूमा और फर्श पर बैठी अवनी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुम ठीक हो? उसने बहुत ही नरमी से पूछा। इस बार उसका हाथ उतना ठंडा नहीं था, या शायद अवनी का अपना शरीर डर के मारे इतना ठंडा हो चुका था कि उसे फर्क महसूस नहीं हुआ। अवनी ने हांफते हुए अपना चश्मा ठीक किया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो क्या था रुद्र? उसने तुम्हारा नाम लिया, उसने तुम्हें राजकुमार कहा, और वो मुझे मारना चाहती थी। रुद्र उठ खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ अवनी की तरफ बढ़ाया ताकि वो उठ सके। अवनी ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा। रुद्र ने उसे सहारा देकर एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर बैठाया। वो माया थी। रुद्र ने दूर दीवार पर लगी अपनी पेंटिंग को देखते हुए कहना शुरू किया। साल 1650 में वो इस राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक की बेटी थी। वो मुझसे प्यार करती थी, या यूं कहें कि वो मुझसे शादी करके इस राज्य की रानी बनना चाहती थी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता था। रुद्र की आंखों में एक पुरानी, सदियों पुरानी यादों की चमक तैर गई। मैं इस रियासत के सेनापति की बेटी रत्नावती से प्यार करता था। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन माया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ईर्ष्या और नफरत में अंधा होकर एक काला जादू किया। उसने रत्नावती को एक ऐसी बीमारी दी जिससे वो तड़प तड़प कर मेरे हाथों में मर गई। और मरने से पहले जब मैंने गुस्से में माया पर तलवार उठाई तो उसने अपने खून की आखिरी बूंद से मुझे यह अभिशाप दिया। रुद्र रुका। उसने अपनी हथेली को देखा जो कुछ देर पहले कटी थी और अब बिल्कुल साफ थी। उसने कहा था कि तुम कभी मर नहीं पाओगे रुद्र। तुम अपनी रत्नावती के बिना इस दुनिया में तड़पोगे। हर रात जब सूरज ढलेगा मैं एक बुरी रूह बनकर तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने आऊंगी। तुम अमर रहोगे, लेकिन ये अमरता तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द होगी। अवनी चुपचाप सुन रही थी। उसका आर्कियोलॉजिस्ट वाला दिमाग जो हमेशा सबूत मांगता था, आज इस बेबसी और दर्द के सामने घुटने टेक चुका था। वो रुद्र की आंखों में देख सकती थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। 376 साल का अकेलापन किसी की आंखों में इस कदर उतर सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। तो क्या तुम तब से इसी किले में बंद हो? अवनी ने धीरे से पूछा। नहीं, रुद्र ने जवाब दिया। मैं दुनिया घूमा। मैंने सदियों को बदलते देखा। मैंने राजाओं को मरते देखा, अंग्रेजों को आते और जाते देखा, और आज का ये मॉडर्न जमाना भी देखा। मैं नाम बदलकर, पहचान बदलकर इंसानों के बीच रहता हूं, लेकिन हर कुछ सालों बाद मुझे इस किले में वापस आना पड़ता है, क्योंकि इस किले की मिट्टी में मेरी रत्नावती की राख है, और यही वो जगह है जहां माया की ताकत सबसे ज्यादा होती है। मुझे उसे यहां रोकना पड़ता है ताकि वो इस किले से बाहर निकलकर मासूम लोगों को अपना शिकार न बनाए। अवनी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पूरे कमरे में एक और आवाज गूंजी, लेकिन यह आवाज किसी भूत प्रेत की नहीं थी। यह किसी के खांसने की और पत्थरों को हटाने की आवाज थी। मैडम जी, ओ अवनी मैडम, कहां हो आप? भगवान के लिए आवाज दो। वो आवाज जानी पहचानी थी। वो बूढ़ा गाइड दीनदयाल था। वो अवनी को छोड़कर भागा जरूर था, लेकिन शायद उसका ज़मीर उसे वापस खींच लाया था। रुद्र ने तुरंत अवनी के होठों पर अपनी उंगली रख दी। कोई आ रहा है। अवनी ने खिड़की नुमा दरार से बाहर देखा। दीनदयाल हाथ में एक बत्ती और एक पुराना लोहे का डंडा लिए तहखाने में वापस आ चुका था। उसके साथ एक और शख्स था जिसे अवनी ने पहले कभी नहीं देखा था।
वो शख्स उम्र में करीब 45 से 50 साल का रहा होगा। उसने खाकी रंग के ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, जो आमतौर पर जंगलात विभाग या पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी पहनते हैं। उसके चेहरे पर एक घनी मूंछ थी और उसकी आंखें बहुत ही चालाक और तेज थीं। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी तेज रोशनी वो तहखाने की दीवारों पर मार रहा था। दीनदयाल, तुम पक्का कह रहे हो ना कि वो लड़की इसी तरफ आई थी? उस नए शख्स की आवाज बहुत ही कड़क और रौबदार थी। हाँ रघुनाथ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अवनी मैडम इसी दीवार के पास खड़ी थी। अचानक एक खटका हुआ और दीवार पीछे खिसक गई। मैं तो डर के मारे भाग गया था, पर मैडम अंदर ही रह गई। दीनदयाल ने हाफते हुए कहा। अवनी ने रुद्र की तरफ देखा और फुसफुसाकर पूछा, ये रघुनाथ कौन है? रुद्र की आंखें उस नए शख्स को देखकर थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने धीरे से कहा, रघुनाथ, ये इस इलाके का पुरातत्व अधिकारी, लेकिन ये जितना सरकारी मुलाजिम है उससे कहीं ज्यादा एक लालची इंसान है। ये पिछले 5 सालों से इस किले के गुप्त कमरों को ढूंढ रहा है। इसे इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे यहां छिपे उस खजाने की तलाश है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में है। रघुनाथ की टॉर्च की रोशनी अब उसी गुप्त दरवाजे पर आकर टिक गई जो आधा बंद हो चुका था। अरे ये देखो दीनदयाल, दरवाजा तो यहां है, लेकिन ये तो बंद लग रहा है। रघुनाथ ने आगे बढ़कर उस भारी पत्थर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कमरे के भीतर रुद्र ने अवनी से कहा, तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। अगर तुम यहां ज्यादा देर रुकी तो रघुनाथ को मुझ पर शक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी आम इंसान को पता चले कि मैं कौन हूं। लेकिन तुम कैसे बाहर आओगे? अवनी को न जाने क्यों अब रुद्र की फिक्र होने लगी थी। मैं इस किले के चप्पे चप्पे को जानता हूं। यहां से बाहर निकलने के और भी कई गुप्त रास्ते हैं। तुम जाओ। रुद्र ने दीवार के एक दूसरे कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। लेकिन फिर उसने अवनी का हाथ पकड़कर उसे सामने वाले मुख्य दरवाजे की तरफ जाने को कहा, जिसे वो अंदर से एक लीवर दबाकर खोलने वाला था। रुद्र ने दीवार में छिपे एक छोटे से लोहे के हैंडल को खींचा। एक बार फिर भारी पत्थरों के रगड़ने की आवाज आई और वह गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, बाहर खड़े रघुनाथ और दीनदयाल चौंक गए। टॉर्च की तेज रोशनी सीधे अवनी के चेहरे पर पड़ी। अवनी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मैडम जी, आप जिंदा हो? दीनदयाल खुशी के मारे चिल्ला उठा। रघुनाथ ने तुरंत अपनी टॉर्च को नीचे किया और अवनी के पास आया। उसकी नजरें अवनी के चेहरे से ज्यादा उसके पीछे मौजूद उस गुप्त कमरे के भीतर झांकने की कोशिश कर रही थी। मिस अवनी, आप ठीक तो हैं? इस वक्त इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आप क्या कर रही हैं? और यह दरवाजा कैसे खुला? रघुनाथ के सवालों की झड़ी लग गई। उसकी आवाज में चिंता कम और कुछ ढूंढ लेने की उत्सुकता ज्यादा थी। अवनी ने खुद को संभाला। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे के भीतर अंधेरा था। रुद्र कहां गायब हो गया था उसे पता ही नहीं चला। वो इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से गायब हुआ था, मानो वो सचमुच कोई साया हो। मैं ठीक हूं सर, अवनी ने झूठ बोलते हुए कहा। मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ गया था और यह दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर देखने गई थी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, बस खाली कमरा है और धूल है। रघुनाथ ने अवनी की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं किया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को कमरे के भीतर घुमाया। रोशनी उस आदमकद पेंटिंग पर पड़ी। खाली कमरा? तो फिर ये पेंटिंग कैसी है? रघुनाथ के चेहरे पर एक लालची मुस्कान तैर गई। वह अवनी को हटाकर कमरे के भीतर घुसने लगा। ये तो 17वीं सदी की शाही पेंटिंग लगती है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में हो सकती है। सर प्लीज अंदर मत जाइए, यहां की हवा ठीक नहीं है। अवनी ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं माया का साया दोबारा ना आ जाए या फिर रुद्र वहीं कहीं छुपा ना हो। लेकिन रघुनाथ ने अवनी की एक न सुनी। वह सीधे पेंटिंग के पास पहुंच गया। उसने अपने रुमाल से पेंटिंग के नीचे लिखे साल को साफ किया। 1650। अद्भुत, ये तो अनमोल है, रघुनाथ ने कहा। लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी।
वहां अभी भी रुद्र के खून की कुछ बूंदें ताजी गिरी हुई थीं, जो अभी तक सूखी नहीं थीं। रघुनाथ नीचे झुका। उसने अपनी उंगली से उस खून को छुआ। खून अभी भी गर्म था। उसने अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गहरा शक था। मिस अवनी, अगर आप इस कमरे में अकेली थीं और यहां कोई नहीं था, तो ये ताजा खून किसका है? और इस पेंटिंग के चेहरे को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह चेहरा किसी ऐसे इंसान का है जिसे मैंने आज ही इस किले के आसपास देखा है? रघुनाथ ने अपनी जेब से एक पुराना सरकारी रिकॉर्ड निकाला, जिसमें इस किले से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें थीं। अवनी का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। क्या रघुनाथ को रुद्र के बारे में पहले से कुछ पता था? क्या रघुनाथ रुद्र का शिकार करने के लिए ही इस किले में आया था? तभी उस गुप्त कमरे की छत से एक बार फिर से मिट्टी गिरने लगी, लेकिन इस बार कोई घुंघरू की आवाज नहीं आई, बल्कि पूरे किले के ऊपर आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ था, और उस बिजली की रोशनी में अवनी ने देखा कि जिस पेंटिंग को रघुनाथ छू रहा था, उस पेंटिंग के राजकुमार की आंखें, जो पहले उदास थीं, अब धीरे धीरे लाल हो रही थीं। क्या रघुनाथ को रुद्र के अमर होने का राज पता चल चुका है? क्या वह खून की बूंदें अवनी को किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पेंटिंग के राजकुमार की आंखें अचानक लाल क्यों होने लगी? क्या रुद्र का कोई ऐसा रूप भी है जो अवनी ने अभी तक नहीं देखा? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल्स सीक्रेट का अगला चैप्टर, सिर्फ डीप फील्ड पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये दूसरा चैप्टर भी पसंद आया हो और आप इस रहस्य की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डीप फील्ड को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी बताएं कि रघुनाथ के हाथ जो रिकॉर्ड है, उसमें किसकी तस्वीर है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर 3 के साथ।